Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of June 2023। 12 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। इतना अगर आप करेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे कुछ लूनार मिशंस लिखे हैं, कुछ कंट्रीज लिखी हैं। अगर आपको परसों का न्यूज़ एनालिसिस याद हो तो मैंने आपको हर कंट्री का बताया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है धनुरी मिशन साउथ कोरिया, दूसरा है हकूटो आर मिशन जापान, तीसरा है लूना मिशन लूना 25 रशिया, एंड चौथा है आर्टेमिस मिशन यूएसए। आपको बताना है कि कितने पेयर्स इसमें से करेक्टली मैच्ड हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ये क्वेश्चन का आंसर आप ही करेंगे, ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। पढ़ाई हुई चीज़ है, 2 दिन पहले की पढ़ाई हुई चीज़ है, गलत नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है कौन से कितने पेयर्स हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्पिनोजा प्राइज। स्पिनोजा प्राइज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहे इट इज द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन इन डच साइंस एंड ऑल्सो नोन एज द डच नोबेल प्राइज, बोलते हैं इसको स्पिनोजा प्राइज को। दूसरा कहता है कि रिसेंटली इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जोईता गुप्ता वॉज अवॉर्डेड द डच नोबेल प्राइज फॉर हर रिसर्च ऑन जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 only 2 only both ही नन। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2। पहला भी सही है कि हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है डच साइंस एंड इज ऑल्सो नोन एज द डच नोबेल प्राइज, एंड दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जोईता गुप्ता को अवार्ड मिला है, ठीक है ना। तो बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम मिसाइल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ 3 स्टेज क्रूज मिसाइल दैट यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट। दूसरा कह रहा है इट हैज़ अ रेंज ऑफ अराउंड 5000 किलोमीटर्स एंड इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड। तीसरा कह रहा है इट इज इक्विप्ड विद एडवांस रिंग लेजर गायरोस्कोप फॉर एक्यूरेसी। तो आपको बताना है कि कितने हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, तो ये भी आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्पिनोजा प्राइज के बारे में। द प्राइज इज नेम्ड आफ्टर बरूच स्पिनोजा एंड इज अवॉर्डेड एनुअली सिंस 1995। 1995 से हर साल इसको दिया जाता है। बरूच स्पिनोजा कौन थे? इंटरनेशनली रिनाउंड डच साइंटिस्ट थे, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड स्पिनोजा प्राइज को डच नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन डच एकेडमिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द डच नोबेल प्राइज, ठीक है ना। इट इज अवॉर्डेड एवरी ईयर टू रिसर्चर्स वर्किंग इन द नीदरलैंड्स who according to the international standards belong to absolutely best research worldwide, ठीक है ना। तो जोईता गुप्ता को 2023 में स्पिनोजा प्राइज दिया गया था, आप इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो है सागर समृद्धि। तो यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सागर समृद्धि मिशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। अब ये क्या है बेसिकली? ये सागर समृद्धि एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है विच विल ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, है ना। तो जैसे ओशन में ड्रेजिंग होती है ना, सी में ड्रेजिंग होती है, तो ये सागर समृद्धि बेसिकली एक तरीके से ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है एंड इट will bring the transparency and efficiency। इसका एम क्या है? to carry out the dredging to accelerate waste to wealth campaign of Ministry of Port Shipping and Waterways। let me show you one diagram। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ड्रेजिंग होती है। मान लो नीचे जैसे वाटर बेड है ओशन का, यहाँ पे कुछ जमा हो गया, इकट्ठा हो गया है, तो ड्रेजिंग के माध्यम से आप उसको निकालते हैं। जैसा दिख रहा होगा आपको कि ड्रेजिंग रिमूव्स दीज डिपॉजिट्स बाय एक्सकेवेटिंग देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोर्ट कीपिंग द वाटरवे क्लियर। ये पोर्ट का एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से ड्रेजिंग की जाती है पोर्ट्स में इन ऑर्डर टू रिमूव द डिपॉजिट्स विच आर देयर एट द बॉटम, एंड उनको रिमूव करते हैं ताकि क्लियर रहे, पोर्ट क्लियर रहे। तो ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सागर समृद्धि जो है बेसिकली ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, एंड ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, एफिशिएंसी लाएगा। वेस्ट टू वेल्थ कैंपेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में, उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रेजिंग जैसा कि डेफिनेशन लिखा है, इज द रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स एंड डेब्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक्स, रिवर्स, हार्बर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। ड्रेजिंग क्या है? रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स एंड डेब्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक्स एंड ऑल, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले लिखा है, देख लो आप लोग,
ये आपको दिख रहा होगा, ड्रेजिंग इज द रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स एंड डेब्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रिवर्स, हार्बर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। और ये जो ये सागर समृद्धि है डेवलप किसने किया है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट, NTCPWC। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजिकल आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग की, है ना, टेक्नोलॉजिकल आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज की। क्या नाम है इसका, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट, ठीक है ना। मिनिस्ट्री वही है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम सागर समृद्धि, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है डिफॉल्ट लोन गारंटी, डिफॉल्ट लॉस गारंटी। व्हाट इज DLG या डिफॉल्ट लॉस गारंटी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है डिफॉल्ट लॉस गारंटी एज अ सेफ्टी नेट अरेंजमेंट इन द डिजिटल लेंडिंग। तो डिजिटल लेंडिंग के स्पेस में RBI ने अलाउ किया है डिफॉल्ट लॉस गारंटी। अब क्या होता है डिफॉल्ट लॉस गारंटी? तो याद रखिएगा, डिजिटल लेंडिंग के स्पेस में लाया है, और क्या है, इट इज नोन एज द फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, FLDG बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी बोलते हैं। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे एक थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक जो है, जिसको लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है, इट विल कंपनसेट द लेंडर्स इफ द बोरोवर्स डिफॉल्ट, है ना, वो कंपनसेट करेगा लेंडर्स को इफ द बोरोवर्स आर डिफॉल्टिंग। तो याद रखिएगा, एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे एक थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल फिनटेक या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेयर, उसको लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है, LSP यानी कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है, वो कंपनसेट करेगा लेंडर्स को इफ द बोरोवर्स डिफॉल्ट। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। ऑब्वियसली बात है, कुछ इंश्योरेंस टाइप का मैकेनिज्म होगा, बट ये फर्स्ट लॉस गारंटी, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी या डिफॉल्ट लॉस गारंटी, याद रखिएगा। एक थर्ड प्लेयर होता है, थर्ड पार्टी प्लेयर होता है, जो कि फिनटेक होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होता है, और वो अगर कोई लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, अगर उसने लेंड किया किसी बोरोवर को और बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब उस लोन में फॉल्ट मार दिया, तो ऑब्वियसली बात है फिर उसके केस में जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है या जो फिनटेक प्लेयर है वो उसको कंपनसेट करेगा। अगला टॉपिक है टोबैको कल्टीवेशन का। तो फार्मर्स बॉडी क्वेश्चंस WHO रिकमेंडेशन ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द टोबैको कल्टीवेशन विद अल्टरनेटिव क्रॉप्स। तो फार्मर्स बॉडी है जिसने WHO को क्वेश्चन किया है, क्योंकि WHO ने रिकमेंडेशन ये दिया था कि टोबैको को सब्स्टिट्यूट कर दो और कोई अल्टरनेटिव क्रॉप आप उगाना शुरू कर दो, ठीक है ना। याद रखिएगा, निकोटीना टोबैकम बोलते हैं एंड निकोटीना रस्टिका, दे आर द टू कॉमनली कल्टिवेटेड फॉर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल टोबैको। इंडिया में भी अगर टोबैको प्रोड्यूस करनी है ना, तो दो ही ये वेराइटीज हैं, निकोटीना टोबैकम और निकोटीना रस्टिका, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। साउथ अमेरिका में निकोटीना टोबैकम जो है वो साउथ अमेरिकन है, और निकोटीना रस्टिका भी साउथ अमेरिकन है, पेरू से, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड इंडिया इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज इन द 17th सेंचुरी। इंडिया में 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज इसको लेकर के आए थे। एंड अगर हम बात करें इनके एरिया ऑफ कल्टिवेशन की, तो निकोटीना रस्टिका जो है वो इंडिया में होती है, रशिया में होती है, कुछ ही अलग कंट्रीज में होती है। हालांकि निकोटीना टोबैकम जो है वो ज्यादातर वर्ल्ड में वही होती है, ठीक है ना। इंडिया की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है इंडिया में वो है गुजरात में, है ना। अगर टोबैको का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम देखें तो इंडिया में गुजरात में है। दूसरे प्रोड्यूसर्स फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है एंड कर्नाटका है, यूपी है, बिहार है, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है, शायद आंध्र प्रदेश और गुजरात में देख लीजिएगा सबसे ज्यादा टोबैको कहाँ होती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। आई थिंक आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है, बट ठीक है, यहाँ पे लिखा है, तो देख लेना एक बार आप। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात, बट ओवरऑल एरिया याद रखना यही वाला एरिया है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें टोबैको की, तो मीन टेम्परेचर इसको 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 120 सेंटीमीटर, 1200 mm लिखा है, तो 120 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द सीजन, है ना। एंड इट इज ट्रॉपिकल इन ओरिजिन बट सक्सेसफुली ग्रोन इन टेम्परेट ऑल्सो। इट इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, हाँ, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए टोबैको के लिए, इट इज सेंसिटिव टू दैट, याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छा, इसमें टोबैको बनाते समय एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस लगती है जिसको हम क्योरिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्वॉल्व्ड। तो क्योरिंग क्या है? इट इज अ केयरफुली कंट्रोल्ड प्रोसेस विच इज यूज्ड टू अचीव द टेक्सचर, कलर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ टोबैको टाइप, है ना। किसी भी टोबैको का प्रॉपर कलर, टेक्सचर ये बनाने के लिए एक प्रोसेस जो लगती है, कंट्रोल्ड प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? क्योरिंग बोलते हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं और क्या न्यूज़पेपर में आज की न्यूज़ आइटम्स हैं, उनको देख लेते हैं।
तो आज के पेपर में सबसे पहले हम लास्ट पेज में अगर आएँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में लिखा है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोसेस, किसी भी मतलब कोई अगर आपके पास एलिमेंट है, कंपाउंड है, उसके थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी उसको पास कराएं और इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके उसको अलग अलग आयंस में ब्रेक करें, तो ये प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कहलाती है। दो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विलियम निकोलसन एंड एंथनी कार्लाइल, ठीक है ना। तो विलियम निकोलसन एंड एंथनी कार्लाइल जो है ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अंडरटुक किया एक एंडेवर 1800 में, एंड दे गेव द वर्ड द टेक्निक कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। तो विलियम निकोलसन और एंथनी कार्लाइल का नाम याद रखिएगा फॉर गिविंग दिस टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एंड इलेक्ट्रोलिसिस डेफिनेशन क्या है, इट इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन अचीव्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसा मैंने आपको बताया केमिकल डिकम्पोजिशन है क्योंकि एक बड़ा कंपाउंड जो है अपने आयंस में ब्रेक होता है एंड इट इज ब्रोकन बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास थ्रू अ लिक्विड और अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स आयंस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रोलिसिस रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में एक सेल लगता है जिसमें एक पॉजिटिव एंड होता है और एक निगेटिवली चार्ज एंड होता है, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे जो आयंस हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, जब वो प्रोसेस में ब्रेक होंगे तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव वाले निगेटिव इलेक्ट्रोड में जाके जमा हो जाएंगे और निगेटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड में जाकर के जमा हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू बेसिकली अलग किया जाता है जो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको पता होना चाहिए, समझ में आ गया होगा आपको। नाम दोनों के याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज देयर। इन डिफेंस ऑफ द एनोइंग फ्रूट फ्लाई, अब टेस्ट बेड फॉर जेनेटिक रिसर्च। अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे थोड़ा फ्रूट फ्लाई के बारे में बताया है कि क्या है फ्रूट फ्लाई एंड ऑल। तो ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा ये मतलब इरिटेटिंग होती है। अगर आप देखें नॉर्मली फ्रूट फ्लाई अगर आएगी तो आप यू विल बी इरिटेटेड फ्रॉम दैट एंड ऑल। एंड इनको याद रखिएगा डिप्टेरा बोलते हैं। याद एक टर्म यहाँ पे ऑथर ने यूज़ किया, तो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। यहाँ डिप्टेरा एक टर्म लिखा हुआ है। डिप्टेरा इज अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट दैट हैव ओनली टू विंग्स। याद रखिएगा दो विंग्स वाले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिप्टेरा। ग्रीक है, डाई का मतलब होता है टू एंड पेट्रॉन का मतलब होता है या टेरॉन का मतलब होता है विंग। तो डाई टेरॉन यानी कि ये आपके दो विंग्स वाले डाइटेरा या डिप्टेरा जो भी आपको बोलना है। तो याद रखिएगा दिस इज द इंसेक्ट्स विच दैट हैव ओनली टू विंग्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था यहाँ पे जो ऑथर ने यहाँ पे बताया है। अब ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा कि डिप्टेरा जो है या डाइटेरा जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बट अगर आप देखें तो जो कोको प्लांट होता है ना, कोको प्लांट या बहुत सारे प्लांट फॉर दैट मीन कोको प्लांट तो चलो चॉकलेट के प्रोडक्शन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड डिप्टेरा के ऊपर ही यानी डाइटेरा के ऊपर ही वो रिलाई करते हैं एज पॉलिनेटर्स, है ना। तो ऑब्वियस बात है सबसे बड़ा जो इनका यूज़ रहता है वो पॉलिनेशन में ही रहता है। दे आर द नेचुरल पॉलिनेटर्स एंड ऑल। एंड अगर आप इमेजिन कर सकते हैं वर्ड में कि बिना पॉलिनेटर्स के वर्ड एग्जिस्ट करेगा तो दैट विल नॉट बी अ रियलिटी, है ना। तो वर्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द पॉलिनेटर्स, क्योंकि फिर प्लांट ही नहीं ग्रो होंगे। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ये इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे टाइटल भी लिखा है कि इन डिफेंस ऑफ द फ्रूट फ्लाई, यानी कि इनके डिफेंस। ये फ्रूट बैट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग सोचेंगे कि ये अच्छा ये वो तो नहीं है जो बीमारी फैलाते हैं। तो ये फ्रूट बैट्स नहीं है, दे आर फ्रूट बैट्स, है ना। ये फ्रूट फ्लाई है और ये दे आर बेसिकली द पॉलिनेटर्स एंड ऑल, ये आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है फ्रूट या विनेगर फ्लाई का, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है ना। तो ड्रोसोफिलिया विच इज अ स्मॉलर फिंगरनेल साइज्ड फ्रूट फ्लाई या विनेगर फ्लाई बोलते हैं इसको। तो ड्रोसोफिलिया का एग्जांपल ऑथर ने यहाँ पे लिखा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैनचेस्टर सिटी ने इस बार का चैंपियंस लीग जीता है। तो द चैंपियंस लीग विनर आर मैनचेस्टर सिटी। इंटर को उन्होंने फाइनल में हराया। और एक और बहुत ही गलत चीज़ जो हुई वो है इंडिया हार गई। अब यहाँ पे देखो चैंपियंस में ऑस्ट्रेलिया की फोटो लगी है, लिखा है इंडिया फोल्ड अप विदाउट अ फाइट, मतलब इंडिया ने फाइट भी नहीं दी प्रॉपर। तो ये बिल्कुल सही बात है। 5 दिन लगभग हम नीचे ही रहे, है ना, टेस्ट मैच में। तो IPL खेलेंगे तो यही होगा। एंड वही चीज़ और कल रोहित शर्मा इतना मतलब बेशरम आदमी है कि वो ये भी बोल रहा था कि IPL के बाद क्यों रख दिया टेस्ट चैंपियनशिप और हमको टाइम नहीं मिल पाया। मतलब दिस इज हाईली पैथेटिक। वहाँ स्टार्क और पैट कमिंस और ये लोग भी IPL में थे, हो सकते थे, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि उनको अपने नेशन के लिए प्रैक्टिस करनी थी। बट ये आदमी बहुत बेशरम है।
तो लेट्स मूव अहेड, आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सेंटर टू कंप्लीट द 3D डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम्स बाय ईयर एंड। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 3D डिजिटाइजेशन करेंगे सारे म्यूजियम्स का अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाय 2023 एंड फॉर बेटर कंजर्वेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स के कंजर्वेशन के लिए जो म्यूजियम्स हैं उनका 3D डिजिटाइजेशन किया जाएगा। और बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जो कि अभी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सलारजंग म्यूजियम है हैदराबाद का, इलाहाबाद म्यूजियम है प्रयागराज में, और इसके अलावा इंडियन म्यूजियम कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल अगर आप देखें ये भी वहीं का है, एंड द नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये भी हैं। एंड ये म्यूजियम्स हैं। इसके अलावा 10 और म्यूजियम्स हैं जो कि हैं अलग अलग जगह पे लोकेटेड हैं। एंड और नए म्यूजियम जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर रही है। तो 3D डिजिटाइजेशन किया जाएगा। अब याद रखिएगा 3D डिजिटाइजेशन में क्या होगा, बेसिकली इट इन्वॉल्व 3D स्कैनिंग विच मीन्स एनालाइजिंग a real world object or environment to collect a 3-dimensional data of that shape and size, ठीक है ना, and appearance। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, 3D मॉडलिंग बनाई जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म बना रही है जिसको बोलते हैं जतन। इसको लिख लो आप लोग। तो जो 3D डिजिटाइजेशन है इट विल बी डन यूजिंग द जतन वर्चुअल म्यूजियम सॉफ्टवेयर बिल्डर, है ना, याद रखिएगा जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो याद रखिएगा जतन नाम का सॉफ्टवेयर जो कि यूज किया जाएगा। इसको इट हैज बीन डिजाइंड बाय ह्यूमन सेंटर्स डिजाइंस एंड कंप्यूटिंग ग्रुप विच इज अंडर द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कंप्यूटिंग पुणे। तो उसने इसको बनाया है। जतन एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है विद फीचर्स सच एज इमेज क्रॉपिंग, वाटर मार्किंग, यूनिक नंबरिंग, मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स एंड मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशंस। तो इट कैन क्रिएट 3D वर्चुअल गैलरीज एज वेल। तो जतन याद रखिएगा इट इज अ सॉफ्टवेयर that will be used। बारगढ़ इथेनॉल रिफाइनरी विल बूस्ट द ग्रीन ग्रोथ। तो बारगढ़ इथेनॉल रिफाइनरी कहाँ है, पहले तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ पर आती है ये इथेनॉल रिफाइनरी। एंड इथेनॉल बायो रिफाइनरी प्लांट विल बी सेटअप बाय द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको सेटअप कर रहा है। बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है ये, याद रखिएगा। एंड इट विल गिव मोमेंटम टू ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसमें इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा स्ट्रॉ, वेस्ट और स्पॉइल्ड राइस से, है ना। स्ट्रॉ, वेस्ट एंड स्पॉइल्ड राइस से किया जाएगा, तो याद रखिएगा। नियोलिथिक एरा सेल्ट फाउंड इन तमिलनाडु विलेज। तो नियोलिथिक एरा का सेल्ट मिला है एक मतलब एक तमिलनाडु के गांव में, और वो तमिलनाडु का गांव कहाँ पर है, यह है पूथीनाथम विलेज जो है धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट का पूथीनाथम विलेज है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर आपको पता हो कि क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट थे नियोलिथिक पीरियड के, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। सेकेंड था एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ आगे थी। थर्ड था पॉटरी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ नियोलिथिक टाइम पीरियड में, पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ, है ना। एंड जैसे घर बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने रहने के लिए, टूल्स वर मोर शार्प, बेटर टूल्स, बेटर मॉडलिंग ऑफ द टूल्स वाज देयर, है ना। एंड जैसे मेहरगढ़ में लोग स्टार्टेड लिविंग इन मड ब्रिक हाउसेस। मेहरगढ़ आपका ये आपका जो मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ना, मेहरगढ़ आई थिंक इस समय पाकिस्तान वाले रीजन में आता होगा। और दूसरा है बुर्ज़होम, बुर्ज़होम आपका कश्मीर का रीजन है, बुर्ज़होम एंड गुफक्राल, बोथ आर द रीजन्स ऑफ कश्मीर। तो ऐसी कुछ जगह हैं। बिहार में एक जगह है चिरांड, है ना, दैट इज ऑल्सो प्लेस विच इज़ वेरी फेमस फॉर, यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द न्यूलिथिक पीरियड, है ना। बुर्ज़होम, गुफक्राल एंड चिरांड याद रखेगा, दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। मेहरगढ़ इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल। यहाँ पे आपको कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है। गवर्नर्स कैन नॉट इंडेफिनेटली होल्ड बैक बिल्स। सिंपल सा जो पॉइंट उठाया गया ऑथर के द्वारा वो ये उठाया गया कि बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया है कि जो गवर्नर्स हैं वो बिल को पास नहीं कर रहे हैं एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, और अगर टाइम फ्रेम में बिल पास नहीं होगा तो दिस इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक तरीके से तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ही है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट से बनाई गई हैं प्रॉपर इसी के लिए बनाई गई हैं कि वो मतलब बिल मतलब लेजिस्लेट कर सके, और गवर्नर वहां पे एजेंट ऑफ सेंटर की तरह काम कर रहा है और किसी भी स्टेट को फ्रीली काम नहीं करने दे रहा है, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है ना।
तो ऑथर ने वो वाला पॉइंट उठाया। अब ऑथर ने यहाँ पे आर्टिकल्स बताएं कौन से क्या हैं। तो ऑथर ने सबसे पहले तो ये होता है कि गवर्नर को एक्ट कैसे करना है। तो गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है जिससे ये चीज काफी क्लियर है कि गवर्नर शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, बस ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। अब यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 163(2) अगर आप देखें कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई जगहों पे गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिप्शन में काम कर सकता है। ठीक है ना, अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कई जगहों पे कि गवर्नर कई जगहों पे डिस्क्रिप्शन में काम कर सकता है, और जहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन में काम करता है दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट्स, है ना, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता जहाँ पे वो अपने डिस्क्रिप्शन में काम करता है। ठीक है ना, और आर्टिकल 200 अगर आप देखेंगे तो वो स्टेट करता है जब गवर्नर के पास बिल आता है तो या तो वो असेंट दे देता है, या तो असेंट को विदहोल्ड कर देता है यानी कि रिजेक्ट कर देता है, या फिर रिटर्न कर देता है बिल को फॉर सजेशंस। इसके पास एक और चॉइस होती है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, वो ये होती है कि ये रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर द प्रेसिडेंट्स मतलब कंसिडरेशन। तो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए, किसी भी बिल को तो नहीं, लेकिन कुछ बिल जैसे इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल हाई कोर्ट की पावर को लोअर कर रहा हो तो उसके लिए उसको इंपॉर्टेंट है कि उसको मतलब भेजे। अब ऑथर ने कहा कि एक जब कोई बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास तो वहां के लिए भी कोई टाइम पीरियड नहीं रखा है आपने, और जब कोई बिल जाता है गवर्नर के पास वहां भी कोई टाइम पीरियड नहीं रखा है। हालांकि जब एक हाउस में जाता है तब जरूर उनके पास 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, या फिर फॉर एग्जांपल मनी बिल के केस में तो दूसरे हाउस के पास केवल 14 दिन का समय रहता है ना, और गवर्नर भी जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है तो 6 महीने का ही समय रहता है। बट गवर्नर के पास अगर कोई बिल है, फिर अगर हाउस डिसॉल्व हो जाए तो भी वो बिल नहीं लैप्स होता, या फिर कोई टाइम पीरियड प्रॉपर नहीं है जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हो। लेकिन ऑथर ने कहा कि जो नॉर्मल वर्किंग है, अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मानते हैं तो ऐसी वर्किंग में आपको होल्ड नहीं करना है, दिस शुड नॉट बी हेल्ड एंड दिस विल इंटरफेयर विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ दैट लेजिस्लेचर। उस स्टेट लेजिस्लेचर की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके साथ एक तरीके से आप इंटरफेयर कर रहे हैं। दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, दिस शुड बी कंसीडर्ड एज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। उस ऐसे गवर्नर को रिमूव कर देना चाहिए जो इस तरीके से इंटरफेरेंस कर रहा हो। दिस हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। अगले आर्टिकल में आते हैं, एम्पलीफाई द सब्जेक्ट ऑफ एडोलसेंट गर्ल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि जो इंडिया का फुल पोटेंशियल है, यानी कि फ्यूचर जो है, अगर आपको चाहे इकोनॉमिकली बात करें चाहे सोसाइटल वाइज बात करें, वो तब तक आप अचीव नहीं कर सकते जब तक आप विमेन को रिस्पेक्ट ना दें या विमेन को उनका ड्यू ना दें, है ना। ऑब्वियसली बात है क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन, अप्रॉक्सीमेटली 50% इज वुमेन, और अगर आप 50% के बारे में नहीं सोचेंगे तो किस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल कंट्री है वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात ऑथर ने की कि देखो बहुत सारी जो कई बार यंग एज में तो हम मतलब बिल्कुल चाइल्ड एज में कई बार गलतियां हो जाती हैं, नहीं कर पाते। उस गलती को सुधारने का दूसरा मौका हमको मिलता है एडोलसेंट में, जब गर्ल्स आर एट द एडोलसेंट एज। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे भी आप उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा कर सकते हैं और उनको एक हेल्दी फ्यूचर दे सकते हैं। और अगर आप उनको हेल्दी फ्यूचर दे रहे हैं तो यू नॉट जस्ट वर्किंग फॉर दैट गर्ल, या आप केवल उस महिला उस लड़की के लिए काम नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको हेल्दी फ्यूचर दे रहे हो तो दैट इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग दैट अगर आप एडोलसेंट गर्ल के हेल्थ न्यूट्रिशन में काम करोगे तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो बाद में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स के रूप में रीपे होगा। ठीक है ना, दैट इज व्हाट द ऑथर हैज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। तो इसको आप लिख लीजिएगा इसी तरीके से पॉइंट वाइज बना करके। ठीक है ना, एडोलसेंट गर्ल्स बेसिकली बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहती हैं अंडर न्यूट्रिशन के लिए, स्पेशली अनीमिया, क्योंकि आप सबको पता है कि वहां पे मेंस्ट्रुएशन की एज शुरू हो जाती है ना। एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 2019 से 21 का, वो कंफर्म करता है दीज कंसर्न्स। ठीक है ना, इट कंफर्म दीज कंसर्न्स, क्योंकि इंडिया में लगभग 59.1% ऑफ द एडोलसेंट गर्ल्स वर फाउंड टू बी एनीमिक, मतलब उनमें जो आयरन की कमी थी, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी थी, ऑल दिस लीड्स टू एनीमिया ओनली। ये मतलब सिम्टम्स है एनीमिया के। तो दिस इज द थिंग, काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल है एनीमिक एडोलसेंट गर्ल्स का। ठीक है, तो हमने हालांकि बहुत सारे क्रूशियल हेल्थ पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट देखा है, लेकिन जो ये मतलब हेल्थ और न्यूट्रिशन वाला पैरामीटर है स्पेशली फॉर द एडोलसेंट गर्ल, यहाँ पे हमको काम करने की ज़रूरत है। हमको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये जस्ट फॉर द सोसाइटल बेनिफिट नहीं है, ये एक तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मान लो न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हो मान लो गर्ल्स की, तो व्हाट विल हैपन, वो इनसफिशिएंट डाइट मिलेगी उनको। इनसफिशिएंट डाइट रहेगी तो क्या होगा,
लेथार्जी आएगी, एक तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंसी घटेगी तो एकेडमिकली वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और अगर एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है बाद में फ्यूचर में इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म ना करें। और वहीं पे अगर आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉपरली हेल्थ में उनको अच्छा मतलब इंप्रूव कराते हो, तो आप सबको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है, द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड 3 थिंग्स, है ना, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। और आप देखो तो हेल्थ से ये तीनों ही रिलेटेड है, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस बात है आपका एक पैरामीटर अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है, और हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप स्किल डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो हेल्थ ऐसी चीज है जिसमें सब जुड़ा हुआ है। एजुकेशन आपके पास नहीं है तो भी आप स्किल डेवलप कर लोगे, है ना भाई। बहुत लोग होते हैं गांव में जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन आप जानते हो ट्रांसफार्मर बनाने में उनसे एक्सपर्ट कोई नहीं होता। तो बिना एजुकेशन के आपको एक बार स्किल मिल सकती है, लेकिन बिना हेल्थ के आपको ना स्किल मिलेगी ना एजुकेशन मिलेगा। तो यहां पे हमको रेलेवेंस ऑफ हेल्थ समझना पड़ेगा कि कितना ज्यादा है। वही ऑथर ने बोला है कि ये केवल सोसाइटल बेनिफिट नहीं है, ये इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, क्योंकि ये बाद में आपको रीपे ही होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स के रूप में। एंड ऑथर ने कहा कि आपको डेटा इकट्ठा करने की जरूरत है, यूज एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड डेटा इकट्ठा करो, उसके बाद आप इनको टारगेटेड वे में, टारगेटेड अप्रोच में इनके हेल्थ बेनिफिट के लिए काम करो। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू नर्चर इट्स फ्यूचर जनरेशंस। ये कोट मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे के रूप में लिख लो तो आ सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू नर्चर इट्स फ्यूचर जनरेशंस, हेंस लेट अस वर्क कलेक्टिवली टू सो द सीड्स ऑफ हेल्दियर स्ट्रॉन्गर इंडिया वेयर एवरी गर्ल कैन रीच हर फुल पोटेंशियल। तो ऑथर ने इस तरीके से एंड किया है। आई होप आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।